कक्षा 7 के विद्यार्थियों, आज से हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। उसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। हमने अध्याय 7 में काफ़ी कुछ सीखा, जैसे हमने आगे वाले अध्याय में सीखा था सेमेस्टर 1 में हमारे पाचन तंत्र के बारे में, फिर हमने सीखा श्वसन तंत्र के बारे में, और आज अभी हम पढ़ेंगे हमारे परिसंचरण तंत्र के बारे में। जो हमारा रक्त होता है, उसका जो परिवहन होता है, उसका पूरे शरीर में हमारा परिवहन कैसे होता है, धमनियों द्वारा, रक्तवाहिनियों द्वारा, और हमारे खून में हमारी जो रुधिर है उसमें कौन-कौन से कोशिकाएँ पाई जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हमारी जो धमनी और शिरा जो होती है और हृदय जो होता है उसके बारे में हम बातें करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन्हें उन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है, ठीक है ना? जैसे खून है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आंतों में से खून बनता है, ठीक है? हमारा हम जो खुराक खाते हैं वो पचकर उसमें से खून बनता है, और फिर वह खून होता है वो हमारी रुधिर व केशिकाओं के द्वारा पूरे शरीर में घूमता रहता है। लेकिन घुमाने के लिए कुछ तो परिसंचरण तंत्र होगा ना, सोचा है कभी? जहाँ से उन्हें बाहर निकाला, फिर वहाँ कुछ वो तो खून है, ठीक है, और फिर हमारा जो जंतुओं में उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, जिन्हें उसका भी परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहाँ से उन्हें बाहर हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? तो 11.1 को देखिए, यहाँ आपको हृदय और रक्तवाहिनियाँ दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भूरे रंग की जो है वो शिरा है, यहाँ पर हृदय भी है बीच में, और हमारी छाती पिंजर में, और यहाँ पर धमनियाँ भी हैं, ठीक है? तो क्या आपको हृदय और रक्तवाहिनियाँ दिखाई दे रही हैं? हृदय और रक्तवाहिनियाँ संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है, ठीक है? तो जो हृदय है वह और रक्तवाहिनियाँ मिलकर फिर उसमें धमनी और सिर आ जाती है, वह साथ मिलकर संयुक्त रूप से परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों में परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करते हैं। जब आपने शरीर का कोई भाग कट जाता है, हमारे शरीर का, तो क्या होता है? तो खून निकलता है ना, रक्त निकलता है, कि रक्त या रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ है या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है, ठीक है? एक तरल पदार्थ है जो हमारी रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता रहता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, ठीक है? हमारे पाचित भोजन जो होता है वहाँ छोटी आंत में, वहाँ से क्षुद्रांत्र द्वारा वह शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है, ठीक है? फेफड़ों में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम जो श्वसन करते हैं और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है, तो उस ऑक्सीजन को हमारी छोटी से छोटी कोशिकाओं तक कौन ले जाता है? रक्त ही ले जाता है, ठीक है? रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है, और हमारे शरीर में जो भी कुछ अपशिष्ट बनते हैं, जो जो बिन ज़रूरी कचरा होता है उसे बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? उन्हें बाहर तक ले जाने का काम कौन करता है? वह भी रक्त ही करती है। तो रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना हुआ होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? वह तरल जिसको रक्त रक्त जो तरल से बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। अब रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका होती है। रक्त में एक तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है, एक रंग होता है। कौन सा कलर का? लाल, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो रक्त कोशिकाओं में ये जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः शरीर की सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन ही है जो रक्त को
जो ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके अपने साथ ले जाता है और पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है और अगर हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमें थकान रहती है। हमें अच्छा नहीं महसूस होता, ठीक है? तो हमारे पूरी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलने के लिए रक्त बहुत ज़रूरी होता है। वो रक्त में भी हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। अगर आपको पूछा जाए कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है तो वह है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है इसीलिए रक्त का रंग भी लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त का कोशिकाएं कहते हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। अब श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है वो रोगाणु को नष्ट करती है। हमारे शरीर में अगर कहीं से रोगाणु आ जाए तो उन्हें नष्ट करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं करती है, जो बाहर से हमारे शरीर में घुसने वाले दूसरे रोगाणु के जंतु जो होते हैं उन्हें मार गिराती हैं। पता है, जैसे ही बाहर से कोई और जंतु आ जाते हैं हमारे शरीर में, तुरंत ही श्वेत कण जो होते हैं वह उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटनों में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कैसे? और काटने के साथ वह गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। ठीक है, जहाँ पर हमें लग जाता है कुछ, तो वहाँ पर तुरंत ही हमारा खून जो है, रक्त है जो जम जाता है। हैं? तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? तो उसके लिए भी एक कोशिकाएँ जवाबदार होती है जिसको हम बोलते हैं पट्टिकाणु। पट्टिकाणु जो होते हैं प्लेटलेट्स, जो हमारे शरीर में कहीं पर भी हमें अचानक से कुछ लग जाता है तो तुरंत वो सचेत हो जाती है और जहाँ पर लगा हुआ होता है वो ढूँढ के वहाँ पर आकर जमने लगती है। और कुछ ही समय में हमारा वहाँ पर खून जो होता है, रक्त जो होता है वो जम जाता है। तो इसीलिए हमारा खून बहना रुक जाता है। अगर हम वहाँ खून ना रुकने की बहुत ज़्यादा लगा हो तो ठीक है, वह तो नहीं रुकता, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ही समय में अगर हम कुछ ना करें तो भी हमारा खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि पट्टिकाणु जो होते हैं वो वहाँ आकर जम जाते हैं जिससे कि खून निकलना बंद हो जाता है। अब हम देखेंगे रक्तवाहिनियाँ किसे कहते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती है, ठीक है? जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है, ठीक है? हमने ज़ोर से श्वसन किया, अंतः श्वसन मतलब हमने श्वास ली, तो श्वास में क्या गया? ऑक्सीजन गई, तो हमारे फेफड़े किससे भर गए? ऑक्सीजन से भर गए। तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो तो फेफड़ों में रह गए। तो यह ऑक्सीजन को हमारे शरीर की छोटी से छोटी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। लेकिन रक्त को उन कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्तवाहिनियां करती है ना? साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। एक रक्तवाहिनियां होती है जिसे धमनी कहा जाता है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उन्हें हमारी छोटी से छोटी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वहां पर पहुंचाने के बाद वह जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस फेफड़ों में लाकर शुद्ध करने का कार्य कौन करती है? शिरा। मतलब वो शिरा, यहाँ पर आप देखो कि ये भूरे रंग की जो दिखाई देती हैं वो शिरा होती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को वापस से फेफड़ों में लाती है। फेफड़ों में वापस वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन मिलता है। फिर वह वापस हृदय में आती है और हृदय से धक्का लगाकर फिर से उस पूरी हमारे शरीर में हर कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। जहाँ से वह फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियां पाई जाती है, एक है धमनी और एक है सीरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। यहाँ पर याद रखना है आपको, ये धमनियां जो है वह शरीर के ऑक्सीजन से समृद्ध धमनी
ऑक्सीजन से समृद्ध होती है और वो पूरे शरीर में रक्त को ले जाती है। वहाँ से जो शिरा होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को वापस से कहाँ पर लाती है? फेफड़ों में लाती है। और फेफड़ों में क्या होता है? हम फिर से श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं और वो जो रक्त होता है वह शुद्ध होता है। समझ में आया आपको? तो इस तरह से हमारी धमनी और शिरा कार्य करती है। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियाँ की भित्तियाँ कैसी होती है? दीवार जो होती है वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। क्यों? क्योंकि हृदय जोर से धक्का लगाता है। आपको पता है कि हृदय एक मोटर पंप है और हृदय जो है वह जोर से खून को तेजी से धक्का लगाता है, तो वो ले जाने का काम कौन करती है? धमनी। इसीलिए धमनी की दीवार कैसी होती है? मोटी और प्रशस्त होती है, जिससे कि वो बड़ी छोटी हो जाए ना, स्थितिस्थापक ऐसी होती है। ठीक है, प्रत्यास्थ होती है। आइए अब हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 11.1। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली को इस तरह से हमारे हाथ में दबाना है। अब क्या आपको कोई स्पंदन गति महसूस होती है? ऐसा डॉक्टर आपको करता है, पता है? तो स्पंदन नाड़ी स्पंद कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? नाड़ी स्पंद। और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। जो 1 मिनट में जितनी बार स्पंदन होता है उसको स्पंदन दर कहलाती है। ठीक है, आपको ऐसे हाथ पकड़ के रखना है और घड़ी में देखना है 1 मिनट तक आप कितना गिनोगे? 72 से 80 बार स्पंदन होगा। तो यह जो 72 से 80 बार स्पंदन है वो प्रति मिनट स्पंदन दर है। ठीक है, आपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हो। ठीक है, अपने अपने सहपाठी की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना कीजिए, उन्हें सारणी 11.11 में लिखिए। यहाँ पर लिखना है। अभी तो आपके साथ पढ़ने वाले सहपाठी नहीं है, तो आप अपने भाई बहन, दादा दादी या मम्मी पापा का नाड़ी स्पंदन दर लिख सकते हो। ठीक है, वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में लाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि शिराएं क्या है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, उन्हें शिराएं कहते हैं। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हृदय जैसा धक्का नहीं लगता, वो तो धीरे धीरे खून को ले आती है। ठीक है ना, तो शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित करने देते हैं। कहीं और पर वह अशुद्ध लोही नहीं बह जाता, सिर्फ और सिर्फ हृदय की ओर ही प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हृदय है हमारा। ठीक है, यहाँ पर 2 फुसफुसीय धमनी है, फुसफुसीय शिरा है। तो और यहाँ पर ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारा हृदय है और ये हमारी शिरा और धमनी है और ये बहुत सारी छोटी-छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र इस तरह से हमारे शरीर में चलता है। चित्र 11.3 देखिए, क्या आपको धमनियां अन्य छोटी-छोटी वाहिनियों में विभाजित हुई दिखाई देती है? हाँ, हमने बहुत सारी कोशिकाएं देखी। कहाँ पर? ये रही, ये रही। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिका में विभाजित हो जाती है। आप अगर कभी देखो ना, अब किसी इंसान की बहुत पतली चमड़ी हो तो उनमें से हम ये देख सकते हैं छोटी-छोटी एकदम छोटी नसें। बड़ी नसें भी बूढ़े औरतों और आदमियों में दिखाई देते हैं। आप उनके हाथों को पकड़ के देखिए, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती है। यहाँ पर मैं चित्र पॉइंट 11.3 देकर भ्रमित हूँ। मैंने पढ़ा था कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। पहली ने समझाया कि फुसफुसीय धमनी जो होती है वो हृदय से रक्त को ले जाती है।
ठीक है? इसलिए इसे सीरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, उसे फुसफुस ये सीरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों में से हृदय में लाती है, इसीलिए यहाँ पर सीरा दिखाई दे दे रही है। दरअसल ये भी शुद्ध लोही को ही लाती है, लेकिन कहाँ से? फेफड़ों में से शुद्ध करके वह खून कहाँ पर लाया जाता है? हृदय में लाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर फुसफुसिया शिरा होती है, ठीक है? जो ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है, एक ही होती है फुसफुसिया शिरा। बाकी की सारी फिस शिराएँ जो होती है, वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लाती है, ठीक है? युक्त रक्त को लाती है। अब रक्तदान क्या है? रक्त को अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गँवा देते हैं, ठीक है? कभी-कभी खून नहीं मिलने पर या खून ज़्यादा बह जाने पर कई लोग अपनी जान गँवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है। तो बहुत सारे लोग रक्तदान करते हैं, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेष देखभाल के में रखा जाता है, ठीक है? उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है और किसी को रक्त चढ़ाने से पहले या रक्त बैंक में रखने से पहले उसकी पूरी तरह से जाँच की जाती है कि रक्त देने वाले में कोई बीमारी तो नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में अगले वीडियो में।